ईरान के राष्ट्रपति रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। कई सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये हादसा है या कुछ और है, कोई साजिश तो नहीं इसके पीछे। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ईरान के बहुत सारे देशों के साथ, खासतौर पर इजराइल और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और ऐसे समय पर यह हादसा होना कई सवालों को खड़ा कर गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान समेत 9 लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर से पूरी दुनिया सन्न रह गई। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी IRNA ने सोमवार सुबह ये जानकारी दी। हालांकि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हादसा या फिर कोई और साजिश है, इस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दुनिया के नेताओं ने इस हादसे पर दुख भी जताया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का अमेरिका निर्मित बेल 2012 हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे अजरबैजान से लौटते समय अचानक लापता हो गया था और इसको लेकर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने सोमवार की सुबह दुखद समाचार दुनिया को दी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोग मारे जा चुके थे। बताया गया है कि रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर के पास पहाड़ी इलाके में क्रैश हुआ था। रेस्क्यू एजेंसियों ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए और दूसरे दिन राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के शव बरामद हुए। ईरानी स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया है। मध्य पूर्व एशिया के शिया बहुल देश ईरान ने अपने 2 नेताओं को उस समय खोया है जब इजराइल के साथ उसके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ चुके हैं। वहीं अमेरिका ईरान के संबंधों में भी तनाव है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने खुद ये ऐलान किया। इब्राहिम रईसी की मौत पर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों के नेताओं ने दुख व्यक्त किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन हो या चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सभी ने ईरानी राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह खराब मौसम बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच घमासान छिड़ा है, उससे किसी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद भी अंदाज़ा हो जाता है कि कितना घना कोहरा और कितना ख़राब मौसम इस इलाके में था जहां पर यह हादसा हुआ है। ऐसे में ख़राब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन राष्ट्रपति का मामला है और आसपास के पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध बेहद ख़राब या तनावपूर्ण चल रहे हैं, लिहाजा साजिश की बातें भी उठ रही हैं। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ईरानी मीडिया इस पर क्या कह रहा है। ईरानी राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के निधन पर ईरान के प्रेस TV ने क्या बताया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ख़राब मौसम के बीच पहाड़ी इलाकों में घंटों सर्च ऑपरेशन चला। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर के मलबे की पहचान की गई। रेस्क्यू टीम ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पहचाना। हादसाग्रस्त हेलीकॉप्टर पूरी तरह जला हुआ मिला। ईरान के उत्तर पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र के जोल्फा में हादसा हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी व्यक्तियों की मौत हो गई। राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान की यात्रा से वापस आ रहे थे। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी सवार थे। पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर रहमती हेलीकॉप्टर में थे। धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशिम भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 17 घंटे का वक्त लगा। हादसे के बाद ईरान में सरकार की इमरजेंसी बैठक हुई। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की कुर्सी खाली रखी गई। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमैनी के मंजूरी से ईरान के अगले राष्ट्रपति के नाम पर मुहर लगेगी। तो ये जिस तरीके से ईरान का मीडिया इस वक्त बात कर रहा है, वो हमने आपको बताया। ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्थानीय मीडिया इस पूरे हादसे को किस तरह से ले रहा है, इस पर क्या खबरें छाप रहा है। अब हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार थे, ये भी जान लेते हैं। वैसे हमने आपको बताया कि हेलीकॉप्टर में जब हादसा हुआ तो कई बड़े लोग इसमें सवार थे। सबसे बड़े थे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी इसमें मौजूद थे, पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती, धर्मगुरु आयतुल्लाह अल हाशिम, पायलट, को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी,
बॉडीगार्ड्स, ये लोग भी मौजूद थे। तो इन 3 के अलावा क्रू मेंबर्स भी काफ़ी सारे थे। जो सिक्योरिटी चलती है राष्ट्रपति के साथ में, अन्य लोगों के साथ में, वो भी इसमें मौजूद थी। तो ये एक ऐसा बड़ा हादसा है जिसने ईरान को तोड़ कर रख दिया है। एक ऐसे समय पर हुआ जब इब्राहिम रईसी के फैसलों की बहुत ज़्यादा दरकार थी। अब इस वजह से जितने भी बड़े नेता थे उन्होंने आनन फानन में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में कुर्सी खाली दिखी। आइए इसके बारे में भी जानते हैं, इस बैठक के बारे में। इब्राहिम रईसी के निधन के बाद उनकी कुर्सी खाली रखी गई। इब्राहिम रईसी की कुर्सी को खाली रखा गया और अक्सर इब्राहिम रईसी इस पर बैठा करते थे, तो एक सांकेतिक रूप से उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। इस तरीके से ईरानी राष्ट्रपति की याद में कुर्सी पर काले रंग का कपड़ा डाला गया। ईरान में सरकारी ब्रॉडकास्टर्स के प्रसारण के दौरान कुर्सी की खाली तस्वीर या खाली कुर्सी की जो तस्वीरें थी वो दिखाई गई, यानी रईसी की खाली कुर्सी। इस्लामिक प्रार्थनाओं को भी ऑन एयर किया गया। ईरानी सरकारी एजेंसी की ओर से कई तस्वीरें इस बारे में जारी की गई हैं। तो भावुक करने वाला भी ये क्षण ईरान के लिए है। कई लोग इस पर गमज़दा हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति की अचानक इस हादसे में मौत हो गई। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। ईरान के संबंध इजराइल से अच्छे नहीं चल रहे, सभी जानते हैं। आपने भी हाल की न्यूज़ में देखा होगा किस तरह की खींचतान चल रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इजराइल अमेरिका एक पाले में, तो अमेरिका के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं। जिस जगह पर हादसा हुआ वहाँ पर मौसम इतना ख़राब था कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये एक हादसा है और ख़राब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ है। बहरहाल ईरान का मीडिया भी अभी यही बात कह रहा है, लेकिन जब भी इतना बड़ा हादसा होता है तो निश्चित तौर पर इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और इन सवालों में सबसे बड़ी बात आती है साजिश की। कोई साजिश तो नहीं है, हेलीकॉप्टर को गिरा तो नहीं दिया गया। हालांकि जब इसकी जांच पड़ताल होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हादसे के बाद में जांच पड़ताल होती है और उसके बाद में बारीकी से जांच करने के बाद ये स्पष्ट होगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति संवेदना, दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। अब देखिए, भारत और ईरान के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता है और अच्छे संबंध रहे हैं, हमारे पहले भी रहे हैं। तो भारत में राजकीय शोक भी रखा गया है इस पूरे मामले को लेकर। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत में दुख व्यक्त किया जा रहा है। यही नहीं, शोक की घोषणा भी की गई है। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत में राजकीय शोक रखा गया है। 21 मई को पूरे भारत में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, जहाँ राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। उन इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। ये राष्ट्रीय शोक में जिस तरह की एक परंपरा चलती है, यानी एक सम्मान दिखाया जा रहा है ईरान के प्रति। और राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान के साथ खड़ा है भारत, इस बात को सांकेतिक रूप से दिखाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में कई अन्य देशों की भी टिप्पणियां आई, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने किस तरीके से रिएक्ट किया है इस घटना पर, यह भी जान लेते हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इस मामले पर चिंता जताई है। पाक ने गहरी चिंता जताई है। पाक के पीएम शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी ने चिंता जताई। राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर के बारे में परेशान करने वाली खबर सुनी। उनका ये कहना है, इस कठिन समय में हम ईरानी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं रईसी और पूरे ईरानी राष्ट्र के साथ में हैं। अब पाकिस्तान की चिंता क्या है वो जानिए। ये तो शोक जताया गया पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ में पाकिस्तान ने एक चिंता भी जताई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति जरदारी ने चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि परेशान करने वाली खबर है। हालांकि इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर कोई भी ये नहीं कह रहा है कि ये हादसा है, कि कोई साजिश हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये सवाल गहराने वाले हैं। इसके अलावा तुर्की ने भी अपना शोक व्यक्त किया है और चिंता जताई है। तुर्की ने किस तरह की चिंता जताई है वो भी आपको दिखाते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सहानुभूति व्यक्त की। एर्दोगन ने कहा कि वो घटना पर नज़र रख रहे हैं। रईसी और उनके दल की खोज अभियान में मदद के लिए टीम भी भेजी गई है। नज़र रख रहे हैं का मतलब, देखिए, तुर्की ईरान के साथ में खड़ा था। तुर्की कई मामलों में आप देखते हैं कि जब इजराइल के साथ ख़ास तौर पर संबंध, पहले गज़ा पट्टी के साथ में इजराइल की खींचतान चल रही थी। ईरान पहले से भी गज़ा पट्टी को जो है सपोर्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई खुलकर हो गई थी। आमने सामने की लड़ाई अब देखने को मिल रही थी इजराइल और ईरान के बीच में। उस सब के बीच में ये घटना हुई। तुर्की का स्टैंड ईरान के साथ में था ही, तो अब तुर्की की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं और यहाँ पर अपना दल भी भेज रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जांच पड़ताल जो होगी इस हादसे की, वो आने वाले दिनों में कई बातों पर से पर्दा हटाएगी।
आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। हालांकि बार बार मैं कह रहा हूं कि आप अगर इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो इन तस्वीरों में आप घना कोहरा देख सकते हैं। घंटों का समय लग गया है यहाँ पर जब रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम गई और फिर यहाँ हेलीकॉप्टर की पहचान करना और फिर जो लोग मारे गए हैं उनकी पहचान करना, ये भी बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। तो इसमें अच्छा खासा समय लगा। इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि यहाँ पर मौसम बेहद ख़राब था। ऐसे में ये कहना बहुत लाजमी है कि अभी प्रथम दृष्टिया यही लगता है कि ख़राब मौसम की वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन राष्ट्रपति जैसे वीवीआईपी जब किसी भी यात्रा पर जाते हैं तो उसके पहले मौसम और किसी भी तरह की रिस्क ना हो इसका पूरा एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद में उड़ान भरी जाती है। तो बहुत सारे सवाल हैं, आने वाले दिनों में इनके जवाब शायद मिल पाएँ। अज़रबैजान के राष्ट्रपति बहुत दुखी हैं। देखिए, आखिरी मुलाकात उन्हीं से हुई थी। इन्होंने साथ में एक डैम का उद्घाटन किया था और निश्चित तौर पर वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि हम हर सहयोग के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने दुख जताते हुए ईश्वर से प्रार्थना की है कि राष्ट्रपति रईसी और प्रतिनिधिमंडल के लिए प्रार्थना करता हूं, एक पड़ोसी मित्रवत और भाईचारे वाले देश के रूप में सहयोग करेंगे। अज़रबैजान गणराज्य हर तरह का समर्थन प्रदान करेगा, ये बात कही गई है। मैं आपको बता दूं कि आखिरी मुलाकात इन्हीं दो नेताओं की हुई थी। यहीं पर एक बांध का मिलकर ईरान ने और अज़रबैजान ने निर्माण कराया है, तो उसका उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे और वहीं से वापस लौट रहे थे और इस दौरान ये हादसा हो गया। तो अज़रबैजान के राष्ट्रपति के लिए तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी भावुक करने वाला समय होगा। अब इस्लामिक संगठन का क्या बयान आया है वो भी आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति का निधन होने से ईरान में उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है। इस्लामिक संगठन का बयान भी इस पर आया है। ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर ओआईसी का भी बयान आया है। सबसे बड़ा इस्लामिक संगठन है ओआईसी। ओआईसी ने कहा है कि पूरी खबर पर बारीक नज़र है। अब ये जो ओआईसी का बयान आता है, इससे आपको एक लगेगा कि इशारा कहीं ना कहीं इस ओर है कि कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं है। यानी ओआईसी और अन्य कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त लड़ाई में इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ में खड़े हुए थे। निश्चित तौर पर उनके जहन में ये बात चल रही है कि इसमें कॉन्स्पिरेसी के एंगल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इब्राहिम रईसी कौन थे, किस तरीके से उनका पूरा राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ा है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। उनका सफ़र बड़ा शानदार रहा है, बहुत ही मंजे हुए राजनेता रहे हैं। उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में 1960 में रईसी का जन्म हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र मस्जिद मौजूद है। 5 साल के थे तभी उनके मौलवी पिता का निधन हुआ था। इब्राहिम रईसी बेहद ही कम उम्र में ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह खamenei के करीबी बने। खamenei ने इस्लामिक क्रांति के जरिए 1979 में शाह को सत्ता से हटाया। 20 साल की उम्र में रईसी कराज के महाअभियोजक नियुक्त किए गए और ये उनका सफर यहां से आगे बढ़ता है। यानी अयातुल्लाह खamenei ये ईरान के सबसे बड़े नेता हैं और वो उनका हाथ जिसके सिर पर होता है वो आगे बढ़ता है। रईसी पर हाथ था। 2004 में उन्हें बड़ा मौका मिला। अगले 1 दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे। साल 2014 में रईसी को ईरान का महाअभियोजक बनाया गया। ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख रहे। रईसी के राजनीतिक विचार अति कट्टरपंथी धार्मिक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अयातुल्लाह के करीबी होने की वजह से ईरान के राष्ट्रपति वो चुने गए। जून 2021 में उदारवादी हसन रूहानी की जगह उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया था। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद ये सवाल गहरा गया है कि ये हादसा है या कोई साजिश भी हो सकती है। इस पर ओआईसी ने कहा है हम बारीक नज़र रखे हुए हैं। तुर्की भी कह रहा है कि हम इसकी जो जांच पड़ताल हो रही है उसमें अपनी टीम को भेजेंगे। हमने भी नज़र बनाए रखी है। इजराइल के साथ संघर्ष चल ही रहा था। तो एक ऐसा दौर है ईरान के लिए जो बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण दौर है। अब दूसरी एक बड़ी बात, पहले तो आप अड़ोस पड़ोस में लड़ाई लड़ रहे हैं। जब भी इस तरीके से कोई घटना होती तो उसके बाद सत्ता संघर्ष जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उससे पहले आप इस वक्त एनिमेशन के ज़रिए देख रहे हैं कि किस तरह उनका हेलीकॉप्टर जो है वो ईरान से निकला, अज़रबैजान की तरफ जा रहे थे और उससे पहले ही ये हादसा हो गया। पहाड़ी वाला इलाका था, मौसम बेहद ख़राब था और इसी ख़राब मौसम की चपेट में आकर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। एक बांध का उद्घाटन करने के लिए वो जा रहे थे। इसके बारे में और डिटेल जानकारी जैसे से आती जाएंगी वो आपको बताएंगे। लेकिन हादसा इतना भीषण था कि हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग सवार थे सबकी मौत हो गई। निश्चित तौर पर यह हादसा हवा में ही हुआ क्योंकि जिस तरीके से हेलीकॉप्टर मिला उसके चीथड़े उड़ चुके थे। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ईरान में क्या होने वाला है। बाहर लड़ाई चल रही है, अंदरूनी संघर्ष भी क्या शुरू होगा? क्योंकि ईरान जैसे देशों में सत्ता संघर्ष बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो सत्ता संघर्ष क्या बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है।
और राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद ईरान में सियासी उथल पुथल तो देखने को मिलेगी। ईरान को बड़े उतार चढ़ाव वाले दौर का सामना करना पड़ सकता है। सवाल है कि ईरान में अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव कब होंगे। दी अटलांटिक में कंट्रीब्यूटर अरश अजीजी का बयान भी आया कि इस्लामिक गणराज्य के विभिन्न धड़ों में सत्ता संघर्ष बढ़ सकता है। अरश अजीजी ने कहा कि 50 दिनों के भीतर ईरान में चुनाव होंगे। ईरान में फिर से बड़े प्रदर्शन और चौंकाने वाले घटनाक्रम हो सकते हैं। यानी रईसी की जो मौत हुई है, इसके बाद में ईरान के अंदरूनी हालात में बहुत उठापटक का दौर देखने को मिल सकता है। इस पर पूरे देश की निगाहें, खासतौर पर जो मित्र देश हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं, और निश्चित तौर पर शत्रु देश जिनके साथ में अभी आमना सामना ईरान का चल रहा था, इस घटनाक्रम पर उनकी नज़र भी होगी, क्योंकि अब उनके हमले बढ़ सकते हैं या फिर वो अपनी रणनीति को और ज़्यादा धार दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनौतीपूर्ण समय है ईरान के लिए। कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं। आने वाले दिनों में प्रदर्शन और चौंकाने वाले घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के बयान भी अब सामने आ रहे हैं। तो ये बात हुई कि किस तरह का सियासी उथल पुथल होगा। अब हादसे की वजह पर भी कुछ बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट से समझते हैं। सबसे पहली वजह तो गड़बड़ मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। प्रथम दृष्टया यही दिखाई पड़ता है। जानकार बता रहे हैं कि खराब मौसम हादसे की वजह है। आशंका जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हुआ होगा। हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस पर भी सवाल उठ रहा है, पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर था, ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर, उसके मेंटेनेंस पर सवाल उठ रहा है। हेलीकॉप्टर के रखरखाव को लेकर भी पड़ताल होगी कि कहीं इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, पहले से ख़राब था, कोई छेड़खानी तो नहीं हुई, ये हादसा किस तरीके से हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। और देखिए, जांच पड़ताल के बाद में क्या कुछ सामने आता है, उससे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। ईरान की आंतरिक राजनीति में तो उथल पुथल निश्चित तौर पर तय है कि रईसी की जगह कौन लेगा, किस तरीके से अब ईरान की राजनीति आगे बढ़ेगी, कौन सत्ता पर काबिज होगा, सत्ता का संघर्ष बढ़ सकता है, प्रदर्शन बढ़ सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इस जाँच पड़ताल का बड़ा असर पड़ेगा। अब ये हेलीकॉप्टर जो है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको बेल 212 हेलीकॉप्टर कहा जाता है और इस पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका निर्मित है बेल 212 हेलीकॉप्टर। रईसी ने इससे उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर का मॉडल अमेरिका में बनाया गया था। बेल 212 हेलीकॉप्टर का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। 1979 की क्रांति के बाद इसे ईरान को नहीं बेचा जा सकता था। सितंबर 2023 में भी ये हादसे का शिकार हो चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के तट पर बेल 212 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसी तरह की एक दुर्घटना 2018 में भी हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। बेल 212 में चालक दल समेत 15 लोगों के सफर की क्षमता होती है। एरियल फायर फाइटिंग गियर तैनात करने और नौका कार्गो के लिए ये अनुकूल होता है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि अगर ये खतरनाक था, पहले हादसे हो चुके हैं, तो राष्ट्रपति इससे सफ़र कर रहे हैं, ये बड़ा चौंकाने वाला लगता है। तो 2 एंगल अब सामने आ गए हैं इस पूरे घटनाक्रम के। एक तो ख़राब मौसम है, ख़राब मौसम में जिस तरह का मौसम था, लेकिन हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति अगर यात्रा कर रहे हों तो मौसम का आकलन किया जाता है और कितना सुरक्षित ये सफ़र रहेगा इस बात का भी आकलन किया जाता है। उसके बाद उड़ान भरी जाती है जब इतने वीवीआईपी को लेकर जाया जा रहा। और अकेले राष्ट्रपति नहीं थे, उनके साथ कई और महत्वपूर्ण लोग भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। तो दूसरी बात आती है कि ये जो हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी ने बनाया था, 212 हेलीकॉप्टर कहते हैं, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका ने बनाया। और इस हेलीकॉप्टर के बारे में अगर आपको बताएं तो 48 फीट विंग स्पैन इसका होता है, 12 फीट 7 इंच हाइट, बैठने की कैपेसिटी जो है क्रू मेंबर्स के साथ में 15 लोग इसमें बैठ सकते हैं, और 57 फीट 2 इंच की इसकी लेंथ है। और 2 इंजन का ये होता है, 2 इंजन मॉडल है। इसका इंजन मॉडल की अगर बात करें तो PT63B उसको बोलते हैं। केबिन वॉल्यूम की बात करें तो 208 क्यूबिक फीट इंटरनल बैगेज है और 40 क्यूबिक फीट जो है इंटरनल बैगेज है। और मैक्स टेक ऑफ जो है वो 5080 किलो क्यूल कैपेसिटी का है। वहीं 656 किलो पेलोड विथ फुल फ्यूल है और 1109 किलो मैक्स पेलोड है। 1766 किलो परफॉर्मेंस। मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो 205 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी कास्ट आवर है और $1624 इसकी लगभग कीमत है। सर्विस सीलिंग की बात करें तो 17,400 फीट ऊपर तक ये ऑपरेट हो सकता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। ये फीचर्स हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इससे आपको पता लग सके कि कितना बेहतरीन हेलीकॉप्टर होता है। हालांकि मैंने आपको इससे पहले के ग्राफिक्स में बताया है कि इस हेलीकॉप्टर 212 को लेकर कई सवाल भी खड़े होते रहे, क्योंकि पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हालांकि दुर्घटनाओं के कई कारण होते हैं, कई अच्छे हेलीकॉप्टर, अच्छे विमान भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, उसमें कारण बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर किस तरह का था, कितने विंग हैं, इसकी बैठने की कैपेसिटी कितनी है और कितना ताकतवर ये अमेरिकी कंपनी का बनाया हुआ 212 हेलीकॉप्टर है।
अब कुछ और बड़े सवाल, इजराइल वाले एंगल को जरा समझते हैं। हादसे के पीछे क्या इजराइल हो सकता है? सवाल, राष्ट्रपति के निधन पर सवाल उठ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके साथ गए 2 हेलीकॉप्टर तो सही सलामत वापस लौट आए, लेकिन राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब ये एक बड़ा एंगल है। ईरानी कह रहे हैं कि इजराइल का कहीं हाथ तो नहीं, ईरानी राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्यों क्रैश हुआ, बाकी के 2 क्यों नहीं हुए? खराब मौसम वाला एंगल यहाँ पर गड़बड़ा जाता है कि खराब मौसम है तो बाकी के 2 हेलीकॉप्टर ठीक ठाक आ जाते हैं, 1 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत वापस लौटे हैं। ईरानियों ने कहा कि इस दुर्घटना के पीछे इजराइल का हाथ हो सकता है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर इसलिए भी बल मिल रहा है कि कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। गजा पट्टी में चल रहे इजरायली हमले के बीच ईरान ने हमला किया था। इजराइल ने तब कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, धमकी दी थी। इजराइल ने इसी साल सीरिया की राजधानी दमिश्क में एयर स्ट्राइक भी किया। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जेहादी की मौत हुई थी। जेहादी ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर कमांडर थे। अब कई ईरानी कह रहे हैं कि रईसी की मौत के पीछे भी इजराइल का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ पे इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ईरान में इनकार नहीं किया जा रहा है। रईसी के मामले पर इजराइल की सफाई भी आई है। इजराइल ने अपना रुख स्पष्ट किया है, वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इजराइल ने कभी ईरान के राष्ट्र प्रमुखों को निशाना नहीं बनाया। एक न्यूज़ एजेंसी से बातचीत में सीनियर इजरायली अधिकारी की सफाई आई है, इस हादसे में इजराइल की कोई भूमिका नहीं। तो इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वहाँ पर यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत गर्मा रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि 3 हेलीकॉप्टर कुल थे, 2 हेलीकॉप्टर इसी मौसम में सही सलामत आ गए, लेकिन राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया। अमेरिकी मॉडल का बना हुआ था, उसको लेकर कि कहीं उसके मेक में या उसमें कोई छेड़खानी तो नहीं की गई, इसको देखा जा सकता है, या हादसे में क्या कुछ हुआ। जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि इस पूरे मामले में जब तक जाँच पड़ताल पूरी नहीं हो जाती स्पष्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 बातें बहुत स्पष्ट हो गई। खराब मौसम, अगर खराब मौसम है तो फिर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि 2 बाकी के हेलीकॉप्टर सही सलामत कैसे आ जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को लेकर पहले भी सवाल खड़े हो चुके थे, तो फिर इसको प्रॉपर चेक क्यों नहीं किया गया, या फिर कोई छेड़खानी इसके साथ हुई। तीसरी बात है इजराइल का एंगल। इजराइल से बिगड़े रिश्तों पर भी एक थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं। इजराइल से रिश्ते लगातार बिगड़े और हाल के दिनों में खासतौर पर बिगड़े। इजराइल और ईरान कभी मित्र देश हुआ करते थे, 1979 तक एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे। इसी साल ईरान में एक इस्लामी क्रांति हुई और ईरान में इजराइल की घोर विरोधी सरकार बनी। अब ईरान इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, इजराइल के पूरी तरह से खात्मे की वकालत करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खमेनी का बयान है। खमेनी ने कहा कि इजराइल कैंसर का ट्यूमर है, इजराइल को जड़ों से उखाड़ फेंका जाएगा। इजराइल भी ईरान को खतरा मानता है, ईरान को फ़लस्तीनी हथियारबंद समूहों का समर्थक बताता है, लेबनान में शिया गुट हिजबुल्लाह को फंड करता है। ये दुश्मनी गजा युद्ध के बाद और ज़्यादा परवान चढ़ी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ। ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया। पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं, लेकिन किसी ने स्वीकारा नहीं। इजराइल गजा संघर्ष में खुलकर ईरान फ़लस्तीनियों का साथ दे रहा है। रईसी ने भी फ़लस्तीनियों को समर्थन देने पर जोर दिया था।